हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंड थ्योरी का जो संगीत गाया गया इन दलालों ने, इस सबसे पहले आगे ये डांसिंग जोकर था, उसके बाद आईबॉक का रूप रॉय और दूसरों का चुप्पी और हमारे ही कुछ इंटेलिजेंट बैंक पेंशनर्स कलेक्टिव पेंशन फंड की थ्योरी गा गा करके इसे नुकसान पहुंचा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग वही हुआ। ये बार बार कहने के बावजूद कि फंड थ्योरी से कोई लेन देन नहीं है, हमारा रेगुलेशन है और बहुत सख्त पावरफुल रेगुलेशन है। केवल इस रेगुलेशन को पटरी से उतारने के लिए ये कुचक्र रचा गया यूएफबी के नेताओं के द्वारा, एआईबीआरएफ द्वारा, एआईबी पार्क द्वारा और ये इस समय सीबीपीआर द्वारा। और ये काम कर रहे थे एक ही उस पर कि कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए फंड थ्योरी को लेकर के आ रहे थे। दोस्तों, हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं। अब क्योंकि सुनवाई होने वाली है, ज्यादा दिन नहीं है, आज 20 तारीख हो गई है, लगभग 37 दिन बचे हैं। हम चाहेंगे कि एक एक चीज को जो आर्गूमेंट में आनी चाहिए हम सोशल मीडिया पर रख दें और पता चले लोगों को सोशल मीडिया पे कि बैंक पेंशनरों के साथ भारत सरकार ने अत्याचार किया है, उनके फंडामेंटल राइट छीने हैं, उनका रेगुलेशन छीना है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली, एग्जीक्यूटिवली भारत सरकार ने छीना, इसको केवल और केवल बैंक, आईबीए और इन यूनियनों के साथ मिलकर के। और अब भी इनकी कोशिश हो रही है इसको छीनने की माननीय सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये छीन नहीं पाएंगे। इनके लिए ऑनरेबल विक्रम नाथ जी का जो स्टेटमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो गले की फांस बन चुका है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन जो है वो रेगुलेशन पर आधारित है, निगोशिएशन पर नहीं है। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, और उसके बाद में जितना मैं बताऊंगा उतना एडवोकेट कमल पाटनी जी ने हिंदी कर रखी है, मैं आपको हिंदी भी बता दूंगा। नेक्स्ट, और ये 31 साल का मिस डायरेक्शन है, पार्ट 2, 31 ईयर्स मिस डायरेक्शन, पार्ट 2। रेगुलेशन 35.1 द फॉरगॉटन कमांड। द centerpiece of the updation debate is Regulation 35.1. The amended provisions states basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per Appendix 1. सब कुछ इसमें भरा हुआ है, इसके इंटरप्रिटेशन में भरा हुआ है। The legal significance of the word shall is well established in jurisprudence. Unless the context clearly indicates otherwise, shall denotes a mandatory obligation. The regulation does not state may be updated, can be updated, shall be negotiated, subject to the future settlement. Accurately shall be updated. कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंडेटरीली आपकी बेसिक पेंशन और एडिशन पेंशन अपडेशन होगा, ये रेगुलेशन की कमांड है, लेकिन इस कमांड को भुला दिया गया फंड थ्योरी के माध्यम से। नए नए रास्ते खोजे गए। इवन भारत सरकार ने संसद के पटल से भी झूठ बोलवाया गया। इट स्टेट दैट पेंशन शैल बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू अपेंडिक्स 1, और साथ में यह भी कहा है कि अपेंडिक्स 1 के अनुसार अपडेट होगी। अपेंडिक्स 1। Thus Regulation 35.1 emphasizes two distinct propositions. 35.1 में दो प्रकार के स्पष्ट आदेश है, दो प्रपोजिशंस है। पहला, पेंशन अपडेशन इज रिकॉग्नाइज्ड, पेंशन अपडेशन है, इसको मान्यता कानून ने दे रखी है। दूसरा, द मैकेनिज्म इज अपेंडिक्स 1, और जो आपको मान्यता दी है, जो अपडेशन होगा उसमें अपेंडिक्स 1 के अनुसार आपका अपडेशन होगा। इसमें कोई भी शक नहीं है, रेगुलेशन है, बड़ा साफ सुथरा। द डिस्प्यूट देयरफॉर शिफ्ट फ्रॉम वेदर अपडेशन एग्जिस्ट टू हाउ अपेंडिक्स 1 इज टू बी। आप सवाल ये उठता है, अपडेशन है, अपेंडिक्स 1 के अनुसार होगा, अब जो
कंटेंशन यहाँ चला जाता है, जो अपेंडिक्स 1 है ये कैसे अप्लाई होगी, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है, हर एक कोई समझ सकता है। अब सिर्फ ये देखना है कि अपेंडिक्स 1 जो है इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ। अपेंडिक्स 1 डायनेमिक और स्टैटिक। अब सवाल उठता है, जो अपेंडिक्स 1 है क्या वन टाइम बेनिफिट था, या ये डायनेमिक था, प्रोग्रेसिव था, कंटिन्यूइंग था, चलता रहेगा, ऐसे था, स्टैटिक था या नॉन स्टैटिक था। कहते हैं द एंटायर फंड थ्योरी लार्जली डिपेंड्स अपॉन ट्रीटिंग अपेंडिक्स 1 एज ए वन टाइम हिस्टोरिकल एक्सरसाइज कंप्लीटेड 95। पहला मत इन्होंने मान लिया कि 1995 में ही ये अपेंडिक्स आया था और एक टाइम का ही दिया हुआ इसमें पेंशन अपडेशन था, आगे नहीं जाता है। यदि 2003 में अमेंडमेंट नहीं होता तो ये मान लिया जाता, लेकिन इसका अमेंडमेंट हुआ 2003 में, इसलिए जो स्टैटिक कंडीशन थी, स्थिर कंडीशन थी, वो खत्म हो गई। हाउएवर दिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट सीरियस लीगल डिफिकल्टीज। यदि इसका इंटरप्रिटेशन ले लिया जाए तो वैधानिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? इफ अपेंडिक्स 1 was intended to be exhausted in 1995, the amendment introducing the phrase shall be updated as per Appendix 1 would have little practical purpose। हम यही मान लिया जाए कि 1995 में खत्म हो गया, लेकिन आपका जो वर्डिंग आया सेल बी अपडेटेड 2003 में आया था। 1995 में खत्म होता तो 2003 में नहीं आता, और वो भी मैंडेटरीली। इसका मतलब ये डायनेमिक है। आगे लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स आर प्रिज्यूम टू हैव मीनिंग। और जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट होते हैं ना, उनका कोई मतलब होता है, बिना मतलब के नहीं होते। और ये जो बिलवी का सेल भी जो किया गया, इसने सारा खेल पलट दिया। कोर्ट्स जनरली अवॉइड इंटरप्रिटेशन दैट रेंडर स्टैट्यूटरी लैंग्वेज रिडंडेंट। यदि यहाँ बिल भी था अपडेट है और यहाँ भी बिल भी होता तो कोर्ट उसको अवॉइड कर देते, और वो इंटरप्रेट कर सकते थे कि 1995 तक ही था, लेकिन लैंग्वेज बदल दी गई। शैल बी अपडेटेड 2003 में। द बेटर इंटरप्रिटेशन इज दैट अपेंडिक्स 1 एम्बॉडीज ए कंटिन्यूइंग मेथडोलॉजी फॉर पेंशन अलाइनमेंट रादर देन ए फ्रोजन हिस्टोरिकल इवेंट। और इससे साफ मतलब निकलता है, अपेंडिक्स 1 एक कंटिन्यूइंग मेथडोलॉजी है अपडेशन को लागू करने का। अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, और अंडर दिस इंटरप्रिटेशन, और ये जो इंटरप्रिटेशन है डायनेमिक, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूइंग अपेंडिक्स 1 का, ये आपका बेस सेटलमेंट से जुड़ता है। पेंशन अपडेशन रिमेन्स पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। ये बताता है कि पेंशन अपडेशन निगोशिएशन का पार्ट नहीं है, आपका जो रेगुलेशन है ना उसका पार्ट है। ये बार बार में खींच खींच के ले जा रहे हैं ना, निगोशिएशन, आरबीआई लाइन। रेगुलेशन को नहीं नकार सकते, सत्य को भ्रमित किया जा सकता है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। द फॉर्मूला सर्वाइव्स। अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला जो भी दे रखा है वो सर्वाइव होगा। द मैकेनिज्म कंटिन्यूज। और ये मैकेनिज्म अपडेशन की चली हुई है। फ्यूचर रिवीजन रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैथोलॉजी। और जो भी फ्यूचर रिवीजन होंगे उनमें जो वर्तमान मैथोलॉजी है उसको एप्लीकेबल करने की जरूरत है। अब अपेंडिक्स 1 कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो फॉर्मूला दे रखा वही रहेगा, इस फॉर्मूला को बदला भी जा सकता है। फॉर्मूला का फॉर्मूला दे रखा है। This is precisely why continuing character of Appendix 1 has become a central issue in litigation। और Appendix 1 का जो continuing जो करेक्टर है, ये लिटिगेशन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपने देखा 31 साल का जो मिस डायरेक्शन था, इन दलालों ने जो लोगों को भड़काया, और इनके ही जो चमचे थे वो बड़े बड़े लेख लिख करके इसको डालते रहे कि फंड कमे, और 2010 में लुटवाया भी इन लोगों ने अनलॉफुली। ये सारे के सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। हमारा रेगुलेशन है, 1995 में रेगुलेशन बना था,
1970 एक्ट के अंतर्गत बना था और उसके बाद आईबीए यूएफबीए का इसमें कोई जुर्म जुलम नहीं रहता है। और 1970 के बाद इवन आईबीए और यूएफबीए को बेस सेटलमेंट का भी अधिकार नहीं है। जब इनने लिखाई दिया कि इनसे अधिकार छिनने वाला है तो बैंकों ने इन्हें दबाव में ले लिया और ये वो काम करने लगे जो बैंक इनसे कराने लगे। ये हमारे नहीं रहे, ये उनके हो गए जो हमें परेशान किया करते थे। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।